अदानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कई सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए हर जगह अफरा तफरी मची है। तो इन एलिगेशंस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला एलिगेशन, हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि एक फंड है जिसका नाम है GDOF, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार ये एक ऐसा फंड है जिसे गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी ऑपरेट करते हैं और इस फंड की मदद से वो शेयर प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं अदानी ग्रुप की कंपनीज की। अब ये कितना सच है कितना नहीं, इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को भी कोट किया है और ये बताया कि फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि विनोद अदानी बाहर बैठ के कुछ फंड्स के जरिए जो मॉरिशस बेस्ड है, बर्मुडा बेस्ड है, उनके जरिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बड़े बड़े ट्रेड्स करते हैं। अब उसमें से एक फंड है GDOF, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है। और ये जो GDOF है ये अपना काफी सारा पैसा एक और फंड में डालता है जिसका नाम है IPE प्लस फंड 1। अगेन ये IPE प्लस फंड 1 भी अदानी स्टॉक्स में ट्रेड करता है बहुत बड़ी मात्रा में। अब यहाँ पर सबसे सीरियस एलिगेशन ये है हिंडनबर्ग रिसर्च का कि माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच दोनों ने इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं। और वो सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके, इन्होंने उसके बाद ये कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर धवल बुच के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनकी नेट एसेट वैल्यू कितनी है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसके डिटेल्स आप देख सकते हो। अब सवाल आता है कि ये डिटेल्स हिंडनबर्ग रिसर्च के पास आई कहाँ से। तो उनका कहना है कि ये डिटेल्स एक विसल ब्लोअर ने उनके साथ शेयर की है। अब उसको कोई वेरिफिकेशन अब तक हुआ नहीं है कि वो सही है या फिर नहीं है या फिर एडिटेड है, वॉट एवर इट इज। इसके साथ साथ माधवीपुरी बुच का जो प्राइवेट जीमेल अकाउंट है उसके जरिए इस फंड के जो यूनिट्स उन्होंने रिडीम किए उसके भी स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर डाले गए हैं। तो अपनी इस एलिगेशन की मदद से हिंडनबर्ग रिसर्च ये कहना चाहता है कि जो ऑफशोर फंड्स है अदानी के, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था। और ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी कोट अनकोट करके बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि सेबी वॉज ब्लैंक, सेबी और भी डिटेल में रिसर्च कर सकती थी अदानी के ऑफशोर फंड्स का, जो नहीं किया गया। तो हिंडनबर्ग रिसर्च का ये आरोप है कि ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सेबी चेयरपर्सन जो है उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट उन फंड्स में थी। अब अगेन यहाँ पर क्या सच क्या झूठ ये तो टाइम ही बताएगा। अब इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज रिवील हुई है जो कि और भी ज्यादा शॉकिंग है कि ये जो फंड्स है ये IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के फंड्स है, जिसका नाम बदलकर अभी 361 रखा गया है और जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। अब यहाँ पर IIFL की बात आई है तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस पर भी आरोप लगाए कि जो ये 361 है इन पर वायर कार्ड, जो कि एक जर्मन कंपनी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। तो उस टाइम भी IIFL वेल्थ मैनेजमेंट यानी 361 पर आरोप हुए थे कि उन्होंने उस टाइम भी फ्रॉड किया था। तो यहाँ पर सिर्फ माधवीपुरी बुच नहीं बल्कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने IIFL वेल्थ मैनेजमेंट यानी 361 पर भी आरोप लगाया है कि वो भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। अब ये था हिंडनबर्ग का सबसे मेन एलिगेशन। जो सेकंड एलिगेशन है जो काफ़ी सीरियस है वो ये है कि ये स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्चुअली ये स्क्रीनशॉट डाला है जहाँ पर उन्होंने बताया है कि सेबी चीफ सेज हर फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल इक्वल द साइज ऑफ इंडियाज इक्विटी मार्केट। अब ये फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, तो REITs, इनविट्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। हिंडनबर्ग रिसर्च यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि REIT रिलेटेड कई सारे रिफॉर्म्स आए हैं रिसेंटली जब से माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी है। अब यहाँ पर इन्होंने डॉट्स कनेक्ट करते करते एक कंक्लूजन दिया है जिस पर मैं जल्दी आता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ब्लैकस्टोन एक बहुत बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में और कई सारे REITs के IPOs रिसेंटली आए हैं और उसमें से कई सारे REITs जो थे दे वर स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैकस्टोन। अब जो ब्लैकस्टोन है उसके जो एडवाइजर है वो है धवल बुच जो कि सेबी चेयरपर्सन के हस्बैंड है। अब यहाँ पर सीरियस एलिगेशन ये लगाया कि क्योंकि उनके हस्बैंड ब्लैकस्टोन के एडवाइजर है तो ब्लैकस्टोन को फायदा पहुंचाने के लिए माधवीपुरी बुच ने ये कुछ रिफॉर्म्स लाए जिससे अल्टीमेटली ब्लैकस्टोन को फायदा मिले, उनके हस्बैंड को फायदा मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्विकली बता दूं कि बहुत सारे लोग इस तरह के रिपोर्ट्स के बेसिस पर तुरंत पोजीशंस ले लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपको उस कंपनी का प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, उसका प्रॉपर फॉरेंसिक एनालिसिस करना चाहिए अगर आपको कुछ गड़बड़ वगैरह उसमें ढूंढनी है तो। और ये सारी चीज़ें हमने सिखाई हमारे फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 कोर्स में, जिसकी फिलहाल प्री बुकिंग चल रही है। और इस इंडिपेंडेंस डे ऑफर डे विद लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको 7000 रुपीज़ का एक कोर्स मिलेगा मात्र 2919 रुपीज़ में। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करनी है, फॉरेंसिक एनालिसिस में जाना है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढने हैं तो स्टार्ट से बेसिक एकदम बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें इस कोर्स में कवर्ड है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और इस ऑफर के मात्र 4 दिन बचे हैं। और तीसरा एलिगेशन लगाया, मुझे लगता है वो सिर्फ नाम के लिए लगाया गया है, वो ये है कि माधवीपुरी बुच की एक कंसल्टिंग कंपनी है जो सिंगापुर से चलती है जिसमें उनकी 99% शेयर होल्डिंग थी 2022 तक, जिसको उन्होंने बाद में अपने हस्बैंड को शेयर ट्रांसफर कर दी। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी से 4 गुना ज़्यादा पैसा उस कंसल्टिंग एज अ रेवेन्यू उन्होंने कमाया है। बट आई थिंक वो बस लगाने के लिए लगाने वाला एलिगेशन लग रहा है। तो यहाँ पर ये 3 मेन एलिगेशन हिंडनबर्ग रिसर्च ने माधवीपुरी बुच पर लगाए हैं। अब यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं कि क्या ये एलिगेशंस सही में सीरियस एलिगेशंस है, ये एक पहला सवाल है, या फिर क्योंकि सेबी ने क्या किया है कि रिसेंटली जब से इन्होंने अदानी पर अटैक करना शुरू किया उसके बाद सेबी ने ये फाइंड आउट किया कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने
अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले अदानी के शेयर शॉर्ट किए थे और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद भी उन्होंने कुछ पोजीशन अदानी ग्रुप में ली थी, जिसके लिए सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को एक शो कॉज नोटिस भेजा था। तो क्या ये उसके लिए एक रिवेंज है? ये तो खैर टाइम ही बताएगा कि क्या सही क्या गलत। मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ, लेकिन जो भी रिसर्च में सारी इन्फॉर्मेशन थी आसान से आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है और आगे किस तरह से गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है।